रात के नीरव सन्नाटे के बीच एक औरत की दर्द भरी आवाज सुनकर सुधा का रोम रोम कांपने लगा था। ये किसके रोने की आवाज आ रही है? आज तो अस्पताल में कोई मरीज भी भर्ती नहीं है और वो कमरा तो वैसे भी बंद रहता है। सुधा का दिमाग कहता था कि उस कमरे में किसी के होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन दिल जानता था कि आखिर ये आवाज है किसकी। लड़खड़ाते हुए धीमे कदमों से सुधा कमरा नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगती है। कमरे के बाहर पहुंचकर वो दरवाजे में लगे शीशे से अंदर झांक कर देखती है तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता। सुधा के वहां पहुंचते ही रोने की आवाज भी बंद हो गई थी। हैरान होकर सुधा वहां से जाने के लिए मुड़ती है, तभी उसे कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर सुधा बुरी तरह चौंक जाती है। कौन है वहाँ? कौन है? सुधा के पूछते ही एक बार फिर से किसी औरत के बुरी तरह से रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। एक तरफ दरवाजा पीटने की धम-धम, दूसरी तरफ वो डरावनी रोती हुई स्त्री की आवाज। सुधा दौड़ते हुए डॉक्टर राघव के कैबिन की ओर जाने लगती है, लेकिन अचानक सुधा को महसूस होता है कि राघव के कैबिन के बाहर कोई औरत काला लबादा पहने खड़ी उसे ही घूर रही है। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? सुधा के पूछने पर उस औरत के सर से वो लबादा हट जाता है। सामने खड़ी हुई महिला का चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर सुधा के मुंह से चीख निकल जाती है और वो हड़बड़ाकर जमीन पर गिरती है। उस औरत का चेहरा नहीं, राख की एक धुंधली आकृति थी जो सुधा के चीखते ही हवा में मिलकर वहां से गायब हो गई थी। सुधा की चीख सुनकर डॉक्टर राघव अपने कैबिन से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ सुधा, तुम्हें नीचे कैसे गिर पड़ी? डॉक्टर यहाँ कुछ था। अभी यहाँ कोई खड़ा हुआ था जो मेरे देखते ही देखते राख बनकर हवा में गायब हो गया। कमाल करती हो तुम। कौन होगा यहाँ? जानती हो ना, इस गांव के लोग अस्पताल में इलाज कराने नहीं आते। पिछले 10 दिनों से हम अकेले ही तो पूरी रात बिता रहे थे, फिर इतनी रात को कौन होगा यहाँ? सुधा की आंखों ने जो देखा वह चाह कर भी उसे भूल नहीं सकती थी। आप मेरी बात पर यकीन करिए डॉक्टर, यहाँ कोई था, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। अच्छा आप एक बात बताइए, आपने किसी औरत के रोने की आवाज नहीं सुनी? मैंने खुद अपने कानों से उसके रोने की आवाज सुनी और जब मैं कमरा नंबर 9 के पास गई तो वो आवाज अचानक से बंद हो गई। आसपास घना जंगल है, जरूर किसी जंगली जानवर के रोने की आवाज सुनी होगी तुमने। घबराओ नहीं, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं ड्यूटी पर हूँ, कोई मरीज आएगा तो मैं अटेंड कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। सुधा हॉस्पिटल से निकलकर कुछ ही दूर पर बने अपने कमरे की ओर जाने लगती है कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। सुधा पीछे मुड़कर देखती है, तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और सुधा के खुले मुंह से काली राख उड़कर उसके मुंह में चली जाती है। कुछ पलों के लिए सुधा की आंखों की पुतली काली पड़ जाती है और फिर अगले पल नॉर्मल रंग में आ जाती है। सुधा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। अगली सुबह नर्स सुधा और डॉक्टर सृष्टि अस्पताल पहुंच जाती हैं। आज पहली बार गांव के लोग एक 14-15 साल के लड़के को लेकर अस्पताल में आते हैं। डॉक्टर साहब देखिए ना क्या हो गया है मेरे बच्चे को। अचानक ही पूरा शरीर नीला पड़ने लगा, इसका आँख ही नहीं खोल रहा है। हम तो जतन करके थक गए, अब बस आपसे ही उम्मीद है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। राघव बच्चे दिनेश को अस्पताल में भर्ती कर लेता है और सृष्टि और राघव मिलकर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। राघव, इस बच्चे की कंडीशन मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रही। ना तो किसी जहरीले जानवर के काटने का शरीर पर कोई निशान दिखाई दे रहा है और ना ही ऐसा लगता है कि इसने कोई जहरीली चीज खाई हो। फिर अचानक इसे हुआ तो क्या हुआ? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल आज रात के लिए इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। अगर सुबह तक भी कुछ आराम समझ में नहीं आया तो इसे शहर रेफर कर देंगे। रात घेर आई थी। राघव और सृष्टि आज ड्यूटी पर थे। देर रात गए अचानक बेहोश पड़े दिनेश के शरीर में हलचल शुरू हो जाती है और वो किसी जिंदा लाश की तरह अपने बिस्तर से उठकर तन कर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सृष्टि चौंक जाती है। ले जाओ, मुझे देखने दो मुझे, तुम ठीक तो हो ना? सृष्टि स्टेथोस्कोप लेकर दिनेश के सीने पर लगाती है। तभी दिनेश एक जोरदार धक्का देकर सृष्टि को दूसरी तरफ धकेल देता है। क्या हुआ तुम्हें? दिनेश तुम
ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाती हूँ। काम डाउन प्लीज। अभी तक दिनेश को अपने पेशेंट की तरह ट्रीट कर रही सृष्टि अचानक ही उसकी आंखों की तरफ देखती है तो उसके पूरे बदन में मानो जोर-जोरी दौड़ जाती है। दिनेश की आंखें बहुत ही डरावनी नजर आ रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो चुकी थी और चेहरा इतना भावहीन था जैसे कोई मुर्दा अपनी चिता से उठकर खड़ा हो गया हो। एकाएक वार्ड में लटकी पुरानी ट्यूबलाइट झपकने लगती है और कमरे में सीलन की तेज बदबू फैलने लगती है। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? दिनेश, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तुम ये कर कैसे सकते हो? सृष्टि के इतना कहते ही दिनेश घूर कर सृष्टि को देखने लगता है और अपने हाथ सृष्टि की गर्दन की ओर बढ़ाकर उसकी ओर आने लगता है। सृष्टि डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तभी नर्स सुधा कमरे में आ जाती है और दिनेश की गर्दन पकड़कर उसे दीवार में दे मारती है। दिनेश जमीन में गिर चुका था और उसके सर से खून बह रहा था। दिनेश के सर से खून बहता देख सिस्टर सुधा किसी जंगली जानवर की तरह अपने हाथ और पैरों पर चलते हुए दिनेश तक पहुंचती है और उसके सर से बह रहे खून को बुरी तरह से चाटने लगती है। डॉक्टर सृष्टि एक कोने में बूंद बनी यह विश्वसनीय घटना देख रही थी। अगले ही पल मानो नर्स सुधा पर कोई वहशी जानवर हावी हुआ हो और उसने दिनेश का हाथ मरोड़कर कंधे से अलग कर दिया। डॉक्टर होने के बाद भी यह विभत्स दृश्य देखकर सृष्टि की आंखों के आगे अंधकार छा गया और वो अपने होश खो बैठी थी। कुछ देर बाद होश आया तो राघव सृष्टि को घेरे बैठा था। सृष्टि, क्या हुआ था वहाँ? और वो लड़का, उसकी मौत कैसे हुई? और वो सुधा कहाँ चली गई? राघव की बात सुनकर सृष्टि रोते हुए उसे कमरे में हुई सारी घटना के बारे में बताने लगती है, जिसे सुनकर डॉक्टर राघव सन्न रह गया था। राघव एक अमीर पिता की इकलौती संतान था। चाहता तो पिता की दौलत पर जीवन भर राज कर सकता था, लेकिन उसने पापा के बिजनेस से जुड़ने की बजाय कड़ी मेहनत करके एक डॉक्टर बनने की इच्छा जताई। नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया था। पिता सिंघानिया बेटे राघव के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाकर तैयार करना चाहते थे, लेकिन राघव उसने कुछ और ही सोच रखा था। Are you sure, राघव? तुम वाकई उन आदिवासियों के बीच जाकर उनका इलाज करना चाहते हो? देखो, समाज सेवा के बारे में सोचना और रियल में उसके लिए अपनी पूरी लाइफ को दांव पर लगा देना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। गोल्ड मेडलिस्ट हो तुम। पीजी करने के बाद अगर तुम चाहोगे तो बड़े से बड़े अस्पताल में प्रैक्टिस करके लाखों रुपए कमा सकते हो। मुझे पैसे कमाने के होते ना सृष्टि, तो मैं पापा का बिजनेस भी ज्वाइन कर सकता था। मेरी लाइफ का कुछ अलग ही पर्पस है। सिर्फ पैसे कमाने में मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहता। बड़ी बड़ी बातें करने वाले तो मैंने बहुत देखे हैं राघव। तुम पहले इंसान हो जो सच में इतने बड़े खानदान का बेटा होकर भी उस बीहड़ में अपनी जिंदगी कुर्बान करने जा रहे हो। इतना कहकर सृष्टि कुछ पलों के लिए शांत हो गई थी। डोंट बी सैड सृष्टि, आई अंडरस्टैंड। तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मेरा इंतजार मत करना, मैं लौट कर नहीं आऊँगा। और मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तुम अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर मेरे साथ आओगी। सृष्टि और राघव ने 2 साल पहले मेडिकल में अपना पीजी कंप्लीट किया था। दोनों ही काबिल डॉक्टर बन गए थे। पिछले 8 सालों से पढ़ाई के दौरान दोनों साथ में थे, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद राघव ने कहा कि वो अपनी सारी जिंदगी उन लोगों के लिए डिवोट करना चाहता है जिनके पास आज भी मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर कुछ भी नहीं है। तुम किसी भी गांव में जाकर सोशल सर्विस कर सकते हो, ये आदिवासी गांव ही क्यों? मैंने सुना है ये आदिवासी लोग बड़े खतरनाक होते हैं। इनकी अपनी कुछ प्रैक्टिस होती है और ये उसी पर भरोसा करते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये लोग दवाइयाँ, हॉस्पिटल, इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं करते। आज भी अपने पारंपरिक तरीकों से ही बीमार लोगों का इलाज करते हैं। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है राघव। पता नहीं वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर भी पाएंगे या नहीं। तुम बिना बात की फिक्र कर रही हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पहले से ही एक हॉस्पिटल है, बस थोड़ा मेंटेन करवाना पड़ेगा, सब हो जाएगा, डोंट वरी। राघव सृष्टि से प्यार तो बहुत करता था, लेकिन वो जानता था उसे अगर अपने मकसद तक पहुंचना है तो इस इमोशनल कनेक्शन को यहीं तोड़ना होगा। सब कुछ छोड़ छाड़ कर राघव झारखंड की पहाड़ियों के बीच बने उस आदिवासी गांव में पहुंच गया था। कच्चे मकानों वाले ये छोटा सा गांव बड़े शहर से आए राघव को काफी अजीब नजर आ रहा था। कुछ देर तक गांव में घूमने के बाद उसे एक बूढ़े काका नजर आते हैं। अरे काका,
मुझे राजकीय अस्पताल जाना है, जरा मदद कर देंगे क्या? राघव की बात सुनकर बूढ़ा आदमी राघव को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखने लगता है। क्यों जा रहे हो वहाँ? अस्पताल नहीं, मुर्दा घर है वो। जो वहाँ जाता है मुर्दे से भी बुरी हालत हो जाती है उसकी। लौट जाओ, कभी मुड़कर भी उसकी तरफ मत देखना। बड़े अजीब लोग रहते हैं यहाँ। मैंने बस अस्पताल का पता पूछा और ये ऐसे आपे से बाहर हो गए। ठीक है, अस्पताल का पता नहीं बताना मत बताओ, लेकिन ऐसे चीखने चिल्लाने का मतलब क्या है? सृष्टि ठीक कह रही थी, आदिवासी जगह है, यहाँ के लोगों को समझने में मुझे अभी काफी समय लगेगा। अस्पताल को मुर्दा घर कौन कहता है? हाँ? उस बुजुर्ग से मिलने के बाद राघव के मन में एक अजीब सी उथल पुथल मच गई थी। छोटा सा गांव था जो बिल्कुल वीरान और सुनसान दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद राघव एक पुरानी सी खंडहर नुमा बिल्डिंग के सामने खड़ा था, जहाँ टूटे फूटे बोर्ड पर राजकीय अस्पताल लिखा हुआ था। ओह थैंक गॉड, यही है अस्पताल। लेकिन इसकी हालत देखकर तो लगता है यहाँ कोई चिड़िया भी पिछले 10-20 साल से नहीं आई है। राघव ने देखा अस्पताल के दूसरी ओर एक सरकारी आवास भी बना हुआ है। राघव ने सरकारी मकान में जाकर अपना सामान रखा और थोड़ी साफ सफाई के बाद उसे रहने लायक बना लिया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद अस्पताल से कुछ कमरे साफ सफाई करके इस्तेमाल लायक हो गए थे। एक दिन अस्पताल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें डॉक्टर सृष्टि और नर्स सुधा दिखाई दे रहे थे। राघव, हम दोनों भी तुम्हारे इस मिशन में तुम्हारे साथ हैं। अस्पताल हम मिलकर चलाएंगे, लेकिन अभी भी मेरे मन में बार बार यही सवाल आता है कि आखिर इतनी दूर ये गांव में आकर ही क्यों तुमने अस्पताल बनाया? सृष्टि, कुछ सवाल इंसान को कभी चैन से जीने नहीं देते, और मैं यहाँ अपने मन में उमड़ रहे सवालों का जवाब पाने के लिए आया हूँ। बचपन से ही मुझे कुछ अजीबोगरीब सपने बेचैन करते थे। सपने इतने धुंधले थे कि साफ साफ कुछ समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे जब मैं बड़ा होने लगा तो एक एक करके कुछ चीजें साफ दिखाई देने लगी, और उन सपनों में ही मैंने कुंदनगढ़ का राजकीय अस्पताल भी देखा। पिताजी से मैंने कई बार पूछा कि क्या मेरा कुंदनगढ़ से कोई संबंध है, तो उन्होंने हमेशा इनकार कर दिया। बस उन बिखरी कड़ियों को जोड़ने के लिए मैंने यहाँ आकर प्रैक्टिस करने का विचार बनाया। मैं खुद को यहाँ से बहुत जुड़ा हुआ सा महसूस कर रहा हूँ। इस हॉस्पिटल का हर कोना ऐसा लगता है जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता है। सृष्टि राघव से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए काफी सोचने के बाद अब वो भी राघव के साथ हॉस्पिटल में काम करने के लिए अपने साथ एक नर्स सुधा को लेकर कुंदनगढ़ आ जाती है। हम क्या मुंह दिखाएंगे सृष्टि, वो लड़का हमारी जिम्मेदारी था। आदिवासी गांव है, पहले ही लोग हमारे इलाज करने के अंग्रेजी तरीकों पर भरोसा नहीं करते। ऐसे में अगर उन्हें पता लगा कि हमारे अस्पताल में हमारी नर्स के हाथों उनके बच्चे की मौत हो गई है, तो हम इस गांव से जिंदा लौट कर नहीं जाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है, इस बच्चे की बॉडी को सील कर देते हैं और गांव वालों को यही बताएंगे कि शरीर में एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसे यदि किसी ने भी छुआ तो उसे भी यही खतरनाक बीमारी लग सकती है, और इस बीमारी के कारण ही दिनेश की मौत हुई। हो सकता है गांव वाले हमारी बात पर भरोसा कर लें। जैसा कि सृष्टि ने कहा था, डॉक्टर राघव गांव के मुखिया को दिनेश की बॉडी सौंपते हुए वही बातें दोहरा देता है। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, वाकई दिनेश की हालत सामान्य नहीं थी। अगर डॉक्टर साहब का कहना है कि दिनेश को किसी को भी नहीं छूना चाहिए, तो हमें उनकी बात माननी ही चाहिए। कोई भी दिनेश की लाश को नहीं छुएगा, ऐसे ही बक्से में बंद करके ही उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी महामारी इस गांव में फैले। गांव वालों ने सृष्टि और राघव की बातों पर भरोसा कर लिया था। फिलहाल तो गांव के लोगों को पता नहीं लग पाया था कि नर्स सुधा ने उसकी जान ली है, लेकिन राघव और सृष्टि के सामने कई अनसुलझे सवाल खड़े हो गए थे। आखिर सुधा को क्या हुआ है? ऐसे अचानक उसने दिनेश को क्यों मार डाला, और अब वो गायब कहाँ हो गई है? आखिर क्या है इस अस्पताल का राज? क्या नर्स सुधा पर कोई शैतानी ताकत सवार हो गई है? क्या राघव और सृष्टि यहाँ से कभी निकल पाएंगे? जानने के लिए